नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, यह तो हमारा YouTube चैनल नहीं है, हम लोग ऐप पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इट माइट भी कि एक आध लेक्चर को जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम लोग YouTube पर भी डाल सकें। तो चलिए, आज से हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने कोर्स ख़रीदा है सबसे पहले उन लोगों को बधाई। और यदि आपके कोई साथी हैं जो UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि मॉडर्न हिस्ट्री को या फिर हिस्ट्री के किसी भी पार्ट को यदि उसमें शामिल किया गया है, देन आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं इस कोर्स को ख़रीदने के लिए। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस कोर्स को पढ़ने के बाद, परचेज करने के बाद नहीं, क्योंकि पढ़िएगा तब फ़ायदा होगा, परचेज तो बहुत लोग करते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुँचें, हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्ट मुग़ल पीरियड से। पोस्ट मुग़ल पीरियड से। और हमने आपको पहले ही बताया है कि मेडिएवल हिस्ट्री का जो लेक्चर है वह आयशा मैम कवर करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री का ही कुछ पार्ट जो है और प्लस में एंशिएंट का, ये मैं यानी कि अमृत और प्लस नीतीश सर, ये दो टीचर मिलकर इसको कवर करेंगे। तो पोस्ट मुग़ल से हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कल मेरे ख्याल से मेडिएवल हिस्ट्री का एक लेक्चर गया होगा कि आप किस तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। उससे रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी की ज़रूरत हो तब आप कुसुम नेट क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, वहाँ पे एडमिन है आयशा मैम, आप उनको टेक्स्ट कर करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है कुसुम नेट क्लासेस का, क्योंकि जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा कुसुम नेट क्लासेस @gmail.com, आप यहाँ पर भी जो है मैसेज कर करके अपनी क्वायरी को पूछ सकते हो। लेकिन मेरी सलाह होगा कि क्वायरी ज़्यादा करने से बेहतर होगा कि आप जो है पढ़ाई पे फोकस करो। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। बट दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सजेस्ट ऑल योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स दैट दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन से। तो इसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखिएगा जो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब आज़ादी भारत को मिली तो उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली। तो पाकिस्तान को जो आज़ादी का इतिहास लिखा गया उसमें भी भारत के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट डाले गए, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान का इतिहास भारत के इतिहास के बगैर तो अधूरा है। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन या फिर उसके विघटन को लेकर के जो एक स्टेटमेंट उसमें जारी किया गया, उस स्टेटमेंट को लिखिएगा, द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया वॉज ऑलवेज फेस्ड विथ एन इनहेरेंट डिफ़िकल्टी। इट कुड लास्ट आइदर एज अ मुस्लिम स्टेट और बाई कन्वर्टिंग इट इंटू एन इंडियन एम्पायर बाई एडमिटिंग हिंदूज इंटू अनरिजर्व्ड पार्टनरशिप एंड सीज टू बी मुस्लिम एम्पायर। तो कह रहा है कि देखो, जो मुग़ल इंडिया है, मुग़ल एम्पायर जो इंडिया में रहा है, वह हमेशा किसी न किसी डिफ़िकल्टी से जुड़ा हुआ रहा, घेरा हुआ रहा, घिरा हुआ रहा, और इसका अंत जो है या तो एक मुस्लिम स्टेट के तौर पे हो सकता था यदि बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होता तो, या फिर यह एक हिंदू स्टेट के तौर पे कन्वर्ट हो जाता अल्टीमेटली, यदि पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता तो वहाँ के मुस्लिम भी हिंदूज़ में कन्वर्ट हो जाते। तो यह स्टेटमेंट है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जो लिखा गया है उसका एक स्टेटमेंट है। तो आप यह मत सोचना कि यह हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है ज़्यादातर सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट आप लिखते चलेंगे। हम लोग जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का विघटन जो है, सामान्य तौर पे हम लोग यह मानते हैं कि जब औरंगजेब का डिक्लाइन हुआ 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो हम लोग सामान्य तौर पर यही एक अवधारणा मानकर चलते हैं कि यहीं से मुग़ल साम्राज्य का जो है डिसइंटीग्रेशन, पतन नहीं होता है, डिसइंटीग्रेशन टर्म है, ठीक है,
और बाद में जो है इसको विघटन का मतलब क्या, यह विघटित होकर, जैसे यह एक बड़ी एनर्जी थी मुगल इंडिया, तो इस छोटी छोटी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे राजपूतों में कुछ चला गया, कुछ मराठा में चला गया, कुछ ये जो पेशवा वाला है, उसके अलावा जो है टीपू सुल्तान वाले इलाके में भी चला गया। रुहेल बंगस पठान इनके तरफ भी चला गया। बंगाल में कुछ एनर्जी शिफ्ट कर गई, गुजरात में शिफ्ट कर गई। तो यह डिसइंटीग्रेशन है, लेकिन अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन जो है डेक्लाइन की तरफ ही तो ले जाता है। इसलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं डेक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब इसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो यह कॉन्सेप्ट जो है डेक्लाइन तो कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। तो लिखिएगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में, यानी औरंगजेब के बेटों में, उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए एक बड़ा खूनी संघर्ष छिड़ चुका था, जिसमें औरंगजेब के 4 बेटे हैं। नाम लिखिएगा, 4 बेटे हैं या 3 हैं? मोहम्मद आजम, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लिखते चलिए। जो इनको जो है आजम करें, मोहम्मद मुअज्जम लिख लीजिए। इनको शाह आलम कहा गया। शाह आलम प्लस में लिखिएगा मोहम्मद आजम, दूसरा मोहम्मद आजम, तीसरे नंबर पे लिखिएगा काम बख्श। किसी को हिंदी या अंग्रेजी में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और ये सब रोमन अंग्रेजी है, तो आप लोग आराम से इसको सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लिखिएगा में से अब इन चारों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो है लड़ाई छिड़ी। अब मुगल एम्पायर में आज की बात नहीं है कि यह डिसइंटीग्रेशन के पीछे का कारण जो है यह शुरू से चलता आ रहा है। आप देखो शाहजहां के समय में भी लड़ाइयाँ हुई, अकबर के समय में तो खैर लड़ाई नहीं हुई, कोई डिस्प्यूट का मामला ही नहीं था, लेकिन शाहजहां के समय हुआ, जहांगीर के समय में भी लड़ाई हुआ उत्तराधिकार को लेकर। तो मुगल एम्पायर का एक सबसे बड़ा, यदि आप वीक पॉइंट देखोगे शुरू से, अभी नहीं शुरू से ही, तो वह एक कहीं ना कहीं वार ऑफ सक्सेशन रहा ही है। तो यह यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मोहम्मद मुअज्जम जो हैं वह औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे हैं, तो इनके अपने सारे भाइयों से लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद जो है 1707 ईस्वी में, कब? 18 जून, लिखिएगा 18 जून 1707 एडी में जजायू नामक स्थान पर, कहाँ? जजायू नामक स्थान पर मोहम्मद मुअज्जम, शाह आलम के नाम से ये गद्दी पर बैठेगा, तो मोहम्मद मुअज्जम और उसके साथ जो लड़ाई होती है वह आजम को, ठीक है, आजम के साथ, ये आजम दूसरा वाला, तो मोहम्मद मुअज्जम और आजम के बीच जब लड़ाई होती है तो मोहम्मद मुअज्जम जो है यहाँ पर इनका विक्ट्री होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जजायू की लड़ाई कब हुई, तो 18 जून 1707 को किसके किसके बीच हुई, तो मोहम्मद मुअज्जम और आजम के बीच में। जीता कौन? मोहम्मद मुअज्जम। क्यों लड़ाई हुई थी? तो यह वार ऑफ सक्सेशन था कि औरंगजेब के मरने के बाद जो है गद्दी को कौन संभालेगा, मुगल इंडिया को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरी जो लड़ाई लिखिएगा वह 13 जनवरी 1709 को, 13 जनवरी 1709 एडी को हैदराबाद के पास मोहम्मद मुअज्जम, फिर से मोहम्मद मुअज्जम और काम बख्श के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भी फाइनली जो है मोहम्मद मुअज्जम जीत जाते हैं और यह काम बख्श को जो है मार डालता है। ठीक है, काम बख्श को मार डालता है। इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब लड़ाई हो रही है तो मोहम्मद मुअज्जम की मृत्यु जो है 63 वर्ष है, 63 ईयर्स। अपने छोटे भाई को, अपने खुद को गद्दी पे, सिंहासन पे बैठाने के लिए छोटे भाई को मार डालते हैं।
अब चूंकि यह लड़ाई है सिंहासन पे बैठने के लिए, तो इसमें फिर इथिक्स और नॉन इथिक्स का क्या मसला है, तो मार दिया जाता है। उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, ठीक, यह जो है अपना एक उपाधि धारण करता है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है यह गद्दी पे बैठता है, ठीक है। और अब यहाँ से जो है मुग़ल एम्पायर का हिस्ट्री अलग चेंज होगा, क्योंकि वहाँ तक तो औरंगजेब का फेज था। 7 मुग़ल बादशाह हम लोग देखते हैं कि बाबर से लेकर के, बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, शाहजहाँ हैं, औरंगजेब हैं, और शाहजहाँ के बाद जहांगीर होने चाहिए मेरे ख्याल से, राइट, और उसके बाद औरंगजेब, एंड देन फिर यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं, जितना संभव हो सकता है हम लोग उतना पढ़ेंगे विस्तार में। तो लिखिएगा, चलिए पहला पॉइंट, औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र, औरंगजेब का प्रिय पुत्र कौन था? कामबख्श। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र कामबख्श को बीजापुर भेजा था और उसे दीन पनाह की उपाधि प्रदान की थी। दूसरी तरफ मुअज्जम काबुल में था और आजम दक्कन में, क्योंकि जब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई कैसे होगी? जब औरंगजेब जब तक जिंदा है तब तक अपने तीनों बेटों को जिम्मेवारी तो दिया होगा, तो उसमें उसका प्रिय बेटा था कामबख्श, छोटा वाला बेटा। तो कामबख्श को बीजापुर भेज रखा था, उसे दीन पनाह की उपाधि दी थी। दीन पनाह का मतलब होता है धर्म का रक्षक, ठीक। और दूसरा जो उसका बेटा है मोहम्मद मुअज्जम, उसको काबुल भेज रखा था, और तीसरे बेटे जो हैं मोहम्मद आजम, वह दक्कन में था। लिखिएगा, औरंगजेब की मरने की खबर सुनते ही मुअज्जम शाही खजाना को हासिल करने के लिए आगरा की ओर प्रस्थान किया, और उसी दौरान आजम दक्कन से चलकर ग्वालियर होते हुए धौलपुर पहुंचा, ताकि मुअज्जम से टक्कर ले सके, ताकि मुअज्जम से लड़ाई हो सके। तभी तो कोई एक ही व्यक्ति न शाही खजाना को लूट सकता है, सब तो नहीं लूटेगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, 18 जून, ये तो हमने लिखा कि 18 जून 1707 को आजम और मुअज्जम के बीच जाजौर में, जिसको जजायु भी कई किताबों में लिखा गया है, और यह उत्तर प्रदेश में है, उसके पास लड़ाई हुआ। आजम हार गया और मुअज्जम ने बहादुर शाह नाम से खुद को बादशाह घोषित किया, और 13 जनवरी 1709 को कामबख्श को हराया हैदराबाद के पास। उसके बाद 1707 से लेकर के 1712 तक जो है बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया। अब लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम के कुछ कुछ पॉइंट लिखिएगा। ऊपर में लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, एक तो 1707 से 12। दोस्तों ये देखो, हिस्ट्री में हमारे एक प्रोफेसर थे, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उनका नाम था प्रोफेसर अमरनाथ सिंह। तो मतलब वो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार अमृत, हिस्ट्री में 2 चीज़ें जो हैं हमेशा याद रखना, एक क्रोनोलॉजी और दूसरा फैक्ट। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे ही इतिहास का निर्माण हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले आप यह बता दो कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले आए थे या अशोक, तो यदि आप कहते हो कि नहीं अशोक पहले आए थे, तो फिर सारा का सारा हिस्ट्री यहीं से खराब हो जाता है। और इस एक क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी भी जुड़ा हुआ है और प्लस में फैक्ट भी जुड़ा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, यह टाइम को याद रखना। क्रोनोलॉजी जो है 2 टर्म से बना है, क्रोन प्लस ओलॉजी। तो क्रोन का मतलब टाइम होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पेपर 1 में, क्रोनेमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है। अब आगे हम लोग इधर उधर चले जाते हैं। चलिए लिखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र शाहू को, बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र, संभाजी कौन है भाई? मराठों के शासक हैं। तो संभाजी का जो पुत्र था शाहू जी महाराज, जो आगे बनेंगे, तो शाहू को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो यह इससे मदद लिया मराठा से, किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। तो मदद लिया तो उसमें वचन भी दिया था कि भाई इसको हम जेल से आज़ाद कर देंगे। तो जिसको पिताजी ने जो है कैद किया था, उसको बेटा जी ने आज़ाद कर दिया। चलो आगे लिखो दूसरा पॉइंट।
शासक की शासकीय पारदर्शिता में कमी, राजकोष का लोन बढ़ जाना, इसके वजह से साम्राज्य का स्थिति जो है और धीरे धीरे डाउन हो गई। लिखिएगा इसीलिए इसे शाहे बेखबर के नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि हुआ क्या कि स्टेट के ऊपर लोन बढ़ गया, ठीक, और प्लस पहले जो है ट्रांसपेरेंसी थी, किस में रूल करता था शासक उसमें, लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी, तो साम्राज्य के लोगों ने इनको नाम दे दिया शाहे बेखबर, यानी कि ये बेखबर रहते हैं, इनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इनको कुछ हो जाए साम्राज्य में अता पता ही नहीं चलता है, ठीक। तो इनको इस नाम से पुकारा गया और 27 फरवरी 1712 को जो है यह क्या हो गए, दुनिया से रुखसत कर गए। 27 फरवरी 1712 को यह दुनिया से रुखसत कर गए। बहादुर शाह प्रथम की बस इतनी सी कहानी थी। इसके अलावा यदि कुछ और फैक्ट आप किसी अन्य किताब से पढ़ते हैं तो आप मुझे भी बताइएगा, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी हेल्प मिल सके ताकि मैं भी नई चीज़ों को जान सकूं, ठीक है। यह मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आपके साथ ऐसा हो कि आप कहीं से पढ़ते हैं और आपको समझ आती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर इत्तिला कीजिएगा ताकि नॉलेज में वृद्धि हो सके ना हम सबका। चलिए आगे लिखिएगा। बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है गद्दी पे बैठते हैं उस व्यक्ति का नाम लिखिए जहांदार शाह। लिखिएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह, इसमें लिखिएगा टाइमिंग जो है मार्च 1712 से लेकर के फरवरी 1713 तक, फरवरी 1713 तक। अब देखो उत्तराधिकार का लड़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वह कहीं ना कहीं हमने बताया कि यह जो है वह कॉमन है पूरे मुगल अंपायर में, ठीक। तो उत्तराधिकार की लड़ाई फिर वापस यहाँ पर भी होगी। तो लिखिएगा बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के उपरांत उसके 4 पुत्रों में फिर से मुगल परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार की लड़ाई एक नए सिरे से शुरू हो गई। उसमें लिखिएगा इनके 4 बेटे हैं। पहले हैं जहांदार शाह, जहांदार शाह, यही जहांदार शाह। उसके बाद लिखिएगा जहां शाह, जहां शाह। तीसरे नंबर पे लिखिएगा रफ़ी उस्सान। चौथे नंबर पे लिखिएगा अजीम उस्सान। आप लोग पढ़ते हो ना अजीम उस्सान शहंशाह, वही यही पॉइंट है, ठीक है। मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो 4 बेटे हैं, इन चारों के बीच में जो है लड़ाई हुआ, ठीक। तो लड़ाई में फिर क्या होगा भाई, तो लड़ाई होने के पश्चात जो है इसी लड़ाई में है वापस जो है लड़ाई के पश्चात शासक बनता है कौन, शासक बनता है जहांदार शाह, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा, इस उत्तराधिकार की लड़ाई में बहादुर शाह के पुत्रों में इतनी निर्लज शीघ्रता थी कि बहादुर शाह का शव 1 महीने तक दफन भी नहीं किया जा सका। लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई चलती रही। अब राजा बनने की इतनी होड़ थी बेटों में कि पिताजी मर गए और 1 महीने तक उनका लाश ऐसे ही सड़क पे पड़ा रहा, लेकिन कोई दफन करने नहीं गया। तो आप सोचो इस तरीके से भी काम चल रहा था। अब यहाँ पे तो इथिक्स का मसला आ ही जाता है। लिखिएगा दरबार में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह मार्च 1712 से लेकर 1700 किसके मदद से, तो जहांदार शाह जो बना वह विथ द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खां,
यह ईरानी दल का नेता था, ईरानी दल का नेता था। इसी के हेल्प से जो है जहांदार शाह गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लिखिएगा, जब जहांदार शाह गद्दी पे बैठा तो उसने जुल्फिकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 10 महीने के भीतर ही जहांदार शाह को अजीमुश शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से चुनौती दी। सैयद बंधुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है मुग़ल पॉलिटिक्स में, खासकर पोस्ट मुग़ल पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो लिखिएगा 10 महीने के भीतर जहांदार शाह को चुनौती देता है। फिर कौन? अजीमुश शान का बेटा। किसके हेल्प से? तो वह लेगा सैयद बंधुओं की मदद लेगा और उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। इन दोनों के बीच में नहीं, इनके बेटे, अजीमुश शान के बेटे। ठीक है, और अजीमुश शान का बेटा फर्रुखसियर होता है, तो आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और 11 फरवरी 1713 को जो है फिर उसको मार देता है और फिर फर्रुखसियर गद्दी पे बैठता है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि लिखिएगा किसमें? जहांदार शाह में। पहला पॉइंट लिखिएगा कि वह एक अयोग्य शासक था, लेकिन इसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया तथा आमेर का राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई सिंह की उपाधि से सम्मानित किया और उसे मालवा का सूबेदार बना दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, मारवाड़ का राजा अजीत सिंह को महाराणा की पदवी प्रदान किया था और जाट नेता चुरामन छत्रसाल बुंदेला से उनके मैत्री संबंध थे, जिसे शासक ने दक्षिण में दक्कन से चौथ तथा सरदेश मुखी का अधिकार प्रदान कर दिया था। यानी जाटों के नेता जो थे चुरामन छत्रसाल, ठीक है, बुंदेला, उनसे जो है इनकी दोस्ती अच्छी थी। इसीलिए इन्होंने कहा था कि साउथ इंडिया से जो है दक्कन से चौथ और सरदेश मुखी जो पेशवाओं ने टैक्स लगाए थे, इसको क्रिएट किए थे, तो इसने कहा कि आप यह टैक्स जो है आप वहाँ से वसूल सकते हैं। ठीक है, कि वो आपका अधिकार है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर लिखिएगा, फर्रुखसियर में लिखिएगा 1713 से लेकर 1719। और फर्रुखसियर किसकी मदद से गद्दी पे बैठा? फर्रुखसियर कौन है? तो फर्रुखसियर जो है अजीमुश शान का बेटा है। अजीमुश शान कौन था? जहांदार शाह का छोटा भाई था। यानी इसने अपने अंकल की हत्या करके अंकल के खिलाफ लड़ाई लड़ करके जो है यह गद्दी पे बैठा। ठीक, किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। और इनके अंकल किसके मदद से बैठे थे? जुल्फिकार खां की मदद से। इसलिए जहांदार शाह ने उसे क्या बनाया था? अपना प्रधानमंत्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर फर्रुखसियर को राजगद्दी पर बैठाया गया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जिसे किंग मेकर भी कहते हैं। ठीक, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां यह दो व्यक्ति हैं, ये आगे पढ़ना ही है हम लोगों को, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों सैयद हैं, इसीलिए इनको सैयद ब्रदर्स कहा गया। सैयद कौन? मुसलमानों का जो नोबल क्लास है, सैयद, खान, पठान, मिर्ज़ा, ये सब जो है मुसलमानों के नोबल क्लास हैं, तो ये सैयद ब्रदर्स हैं। ठीक है, अब कौन कौन है आप देख लो फिर से। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। कहा जाएगा कि सैयद बंधु किन्हें कहा जाता है या किन दो लोगों को सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, तो यह ध्यान में रखना है। ध्यान में नहीं, याद रखना है। ठीक है, ध्यान में नहीं कि अरे सर पढ़े थे भूल गए, ये सब नहीं। ऐसे करोगे तो फिर JRF भी आपको भूल जाएगा ना। वो सोचेगा ठीक है तुम पढ़ी थी, तुम भूल गई, तो हम भी सोचे थे तुम्हारे बारे में कि JRF दे देंगे, हम भी भूल गए। तो ध्यान रखना। लिखिएगा फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को, अब ऑब्वियस सी बात है किसी के हेल्प से आप राजगद्दी पे बैठेंगे तो आप उसको कुछ न कुछ तो देंगे ही। तो फर्रुखसियर ने जो है अब्दुल्ला खां को वजीर
और हुसैन अली खां को मीर बख्शी के पद पर बैठाया। मीर बख्शी कौन होता है? मीर बख्शी आप याद कीजिए, अकबर के समय जो है वह सेना का अध्यक्ष होता था, सेना प्रधान। तो ये एक बड़ा पोस्ट है और वजीर भी बहुत बड़ा पोस्ट है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया। लिखेगा फर्रुखशियर भी एक अयोग्य शासक था और उसने सैयद बंधु के बढ़ते प्रभाव को देखकर वह हत्या करवाना चाहता था, क्योंकि देखा यार सैयद बंधु तो बैठा तो दिए गद्दी पर, लेकिन हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो यह चाहता था कि अब हम उनकी हत्या करवा दें। लेकिन सैयद बंधु तो किंग मेकर थे, तो किंग मेकर हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि किंग की कमजोरी क्या है और किंग की मजबूती क्या है। इसलिए किंग मेकर जो है चाहेगा तो किंग को हटा सकता है या मरवा सकता है, लेकिन किंग चाह ले कि किंग मेकर को मरवा दें तो यह भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखो अकबर ने काम करके दिखाया था बैरम खां को मरवा करके। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे लिखिएगा। यहाँ तक क्लियर है तो समझ लो, आगे लिखिएगा। फर्रुखशियर के राज्यकाल में मुगलों की सिखों पर विजय दुधुम्भी बजती दिखी। यानी फर्रुखशियर जब गद्दी पे बैठा तो मुगल लोग जो है वह सिखों पर मतलब जीतने लगे थे, ऐसा मतलब लेकिन कहने के लिए है। लेकिन लिखिए, गुरुदासपुर के स्थान पर उनका नेता बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया, किनका? सिखों के नेता को, और दिल्ली में 19 जून 1716 को उनका वध कर दिया गया। 1717 में सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सी व्यापार संबंधी रियायतें दी और इनसे बिना सीमा शुल्क के बंगाल के रास्ते व्यापार भी किया जा सकता था। फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया कि भाई जाइए बिना टैक्स का जो है पूरा का पूरा बंगाल के रास्ते आप व्यापार कर सकते हैं। तो बंगाल के रास्ते आप समुद्र में उतर जाइए और फिर वहाँ से टेम्स नदी निकल जाइए चलते चलते, तो टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है, आगे लिखिएगा। फर्रुखशियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने पुनः एक सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया और उसका नाम रखा रफ़ी-उद-दराज। ठीक है, रफ़ी-उद-दराज और रफ़ी-उद-दौला, ये दोनों बैठे गद्दी पर। ठीक है, तो लिखिएगा रफ़ी-उद-दराज और रफ़ी-उद-दौला जो है यार दोनों 1719 का ही आदमी है, तो इसने कुछ खास किया नहीं, इसको बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिख लीजिए। रफ़ी-उद-दराज 1719 और रफ़ी-उद-दौला ये भी 1719। इसको भी कौन बैठा है? यही गद्दी पे बैठा है। ठीक, लिख लीजिएगा। 28 अप्रैल से 4 जून 1719, 28 अप्रैल से 4 जून 1719, और रफ़ी-उद-दौला में लिखिएगा 6 जून से 17 सितंबर, 6 जून से 17 सितंबर। तो इन दोनों ने कुछ खास किया नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए डेट याद कर लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। आगे लिखिएगा। इसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक गद्दी पे रहे, तो इनके बारे में कुछ कुछ लिखते हैं। चलिए, मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, सैयद बंधु की सहायता से राजगद्दी पर बैठे। इनके काल में अक्टूबर 1720 में हुसैन अली खां और नवंबर 1722 में उनके बड़े भाई अब्दुल्ला खां को एक एक करके मार दिया गया। कौन? ये हुसैन अली खां और आपको याद है ना भाई दोनों किंग मेकर, तो उनको मार दिया गया। कब कब टाइम लिख लो, अक्टूबर 1720 में, अक्टूबर 1720 में हुसैन अली खां, अक्टूबर 1720 में हुसैन अली खां, और दूसरी बात कि नवंबर 1722 में
अब्दुल्ला खां। नवंबर 1722 में अब्दुल्ला खां को। तो ये किंग मेकर्स को जो है इस बार बैंड बजा दिया इन लोगों ने, किंग मेकर्स चले गए। ठीक है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया इनका। ये दोनों रुखसत कर गए मोहम्मद शाह के समय में। ठीक, लिखिएगा यह भी एक अयोग्य शासक था, इन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, इनके बारे में कहा जाता है कि कभी कभी इनका दिमाग सनकता था तो अपने दरबार में महिलाओं का ड्रेस पहनकर कभी नंगे भी घूमने लगते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सनकी लोग इंडिया में बहुत हुए हैं, है ना। आगे लिखिएगा, इनके समय में दक्कन में निज़ामुल मुल्क, इनके समय में दक्कन में निज़ामुल मुल्क, अवध में सआदत खां स्वतंत्रता घोषित कर लिए। इसके ही काल में ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। ठीक, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ इसी के समय। नादिर शाह एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद लिखिएगा अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754, 1748 से लेकर 1754। इसमें लिखिएगा इनके समय में मुगल साम्राज्य आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप से कमज़ोर पड़ गया। अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होने से शाही खजाना खाली हो गया और दरबार में ईरानी और तुरानी दो गुट जो थे, ईरानी और तुर्कानी, तुर्क और ईरानी को मिलकर जो तुरानी गुट बना था और एक ईरानी गुट, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है स्ट्रगल बढ़ने लगा। इनके समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ और 1754 ईस्वी में इनके ही वजीर ने अहमद शाह को मार डाला। ठीक, यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीर सेकंड 1754 से लेकर 59। इनमें लिखिएगा इनके समय मुगल साम्राज्य की हालत काफ़ी बदतर हो गई और इनके समय में भी अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। ठीक, और उसके बाद लिखिएगा शाह आलम। शाह आलम में लिखिएगा 1759 से लेकर 1806 एडी तक। इसमें लिखिएगा पहला, इस समय मुगलों की सीमा सिमटकर आलम से पालम तक कही जाने लगी, आलम से पालम तक हो गई, अर्थात मुगलों की सीमा दिल्ली के लाल किला से पालम गांव तक सिमट कर रह गई। पालम गांव दिल्ली में ही एक गांव था, अभी पता नहीं किस नाम से है। तो कहा जाता है कि शाह आलम के समय में मुगलों की जो साम्राज्यिक व्यवस्था थी, जो एक्सपेंशन था, वह लाल किला से लेकर के पालम गांव तक ही सिमट कर रह गई, बहुत छोटी हो गई। यह इस बात का संकेत है कि मुगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। आगे लिखिएगा 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेज़ों ने, अभी तक तो बंगाल घूम रहे थे, लेकिन 1803 में दिल्ली को भी अपने चपेटे में ले लिया, कब्जे में। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा अकबर शाह 1806 से लेकर 37। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस लिख लीजिए अकबर शाह 1806 से लेकर 37 तक। और अगला लिखिएगा लास्ट। ठीक है, बहादुर शाह जफर, जिनको आप बहादुर शाह सेकंड के नाम से जानते हैं। है ना, लिखिएगा मुगल वंश का अंतिम शासक था 1857 के महाविद्रोह के समय। अब इसमें भी अलग अलग ओपिनियन हैं। 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे तो उसमें कई लोगों का मानना था, जैसे वीर सावरकर ने कहा कि जो है यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कई लोगों ने कहा कि नहीं, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह एक मात्र सैन्य विद्रोह था। तो यह हम लोग 1857 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप राष्ट्रवादी भी हैं तो यहाँ पर अगेंस्ट मत जाइए, आराम से लिखिए। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के समय हिंदुस्तान की सेना का
नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया और विद्रोह के दौरान हुमायूं के मकबरे के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में मेरे पिया गए रंगून, तो उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, ठीक है, रंगून, और काले पानी की सज़ा दी गई जो उस समय की सबसे टफ पेनाल्टी थी जो उनको दिया गया, है ना। बहादुर शाह जफर एक बहुत अच्छे शायर थे और बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने शायद एक शायरी कही थी कि मतलब कि साम्राज्य, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 गज ज़मीन भी हमें नसीब ना हुई जिस सल्तनत को बचाने के लिए निकले थे। तो ठीक है, रंगून निर्वासित कर दिया गया। लिखिएगा, इनके 2 पुत्र और एक पोते को पुराने लाल किला के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक, यह हो गया पोस्ट मुग़ल के बारे में जितना कुछ होना था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यार पोस्ट मुग़ल के बाद जो है छोटे छोटे जो साम्राज्य आए उनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ़िलहाल हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और यह वीडियो YouTube पर भी जाएगा, आप YouTube पर भी इसको देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग YouTube पे भी हमसे पढ़ते हैं, तो हमने एक जो है पेड कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे? जुड़ने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से कुसुम नेट क्लासेज जो है एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे कोर्स आपको दिखाएगा UGC नेट JRF जून 2023 इस नाम से कोर्स दिखाएगा। ठीक, इस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा बाई का, बाई पे जाओगे तो क्लिक करने के बाद आएगा पे नाउ। पे नाउ करोगे तो आपको आएगा 3,078 रुपये पे करने के लिए। ठीक, 2,999 रुपया कोर्स की कीमत है और बाकी जो है 78 या 79 रुपये यह इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है। ठीक, इसमें GST वगैरह सब जुड़ा हुआ है। पहले कोर्स का फ़ी 4500 था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर इतना फ़ी ज़्यादा है, हम लोग के लिए थोड़ा कम कर दिया जाए। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि किसी एक के लिए कम किया जाए। जब भी कम होगा तो सबके लिए होगा, इसलिए इसको जो है 3000 इसको कर दिया गया ताकि आप सभी लोग पढ़ सकें। और जुड़ने में कोई यदि दिक्कत हो तब आप कुसुम नेट क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर जो है उसमें ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप टेक्स्ट कर सकते हैं। आयशा मैम वहाँ पे एडमिन है, तो आप उनको बता दोगे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद आप कोर्स में जुड़कर इसका फ़ायदा उठाइए और JRF कीजिए। ठीक है, और जो आपके साथी हैं जो कहीं भी पढ़ते हैं आप उनको भी एक बार कहें कि एक बार क्लास में जुड़ो। और कुछ जो है YouTube पे चूँकि पहले से वीडियोज उपलब्ध हैं, तो यदि आपको पढ़ाने का तरीका उनको देखना है तो वो वहाँ से देखकर मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न हो तब फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।